हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आइडियाज़। आई एम दानिश जमील। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में कि क्या होता है हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर, वो किस तरीके से वो किस कंडीशन के थ्रू हमारा एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर से डिफरेंट होता है, क्या ये आइडियल ट्रांसफार्मर पॉसिबल है या नहीं, और ये किन किन कंडीशन को, किन किन टर्म को ये सेटिस्फाई करता है, तब जाकर के एक आइडियल ट्रांसफार्मर बनता है, तब जाकर के ये आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाता है। मैं आज डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमने एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का यूज़ भी किया है, बड़े छोटे ट्रांसफार्मर का हमने यूज़ भी किया है, और बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हमने देखा भी है कि किस तरीके से उनका यूज़ होता है, कहाँ पर उनका यूज़ किया जाता है, और कैसे वर्किंग होता है हमारा ट्रांसफार्मर का, वो भी हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से उसका वर्किंग होता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक टर्म आता है आइडियल ट्रांसफार्मर, कि हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर, और वो कैसे डिफरेंट होता है एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर से। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो आइडियल ट्रांसफार्मर है वो एक इमेजिनरी ट्रांसफार्मर है, जिसको कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं। इमेजिनरी ट्रांसफार्मर इसलिए है क्योंकि वो कुछ ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जो कि एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता है। अगर हम किसी उस ट्रांसफार्मर को अगर हम प्रैक्टिकल के लिए यूज करना चाहते हैं तो वो आइडियल ट्रांसफार्मर के जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जैसा कि पहले मैं आपको बता दूं कि आइडियल ट्रांसफार्मर होता क्या है। बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया कि आइडियल ट्रांसफार्मर जो हमारा है वो एक इमेजिनरी ट्रांसफार्मर है, जो कि क्या करता है, कुछ ऐसे कंडीशन है, कुछ ऐसे पॉइंट है, वो क्या करता है, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाता है। जैसा कि हमारा पहला जो पॉइंट है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, वो पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि अगर मान लिया जाए अगर ये वाइंडिंग है, अगर ये वाइंडिंग किया गया है तो इस वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर ये कहता है कि इसकी जो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है, यानी कि नेग्लेजिबल होता है, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वाइंडिंग का, प्राइमरी का हो या सेकेंडरी का हो, यानी कि दोनों का जो रेजिस्टेंस है वाइंडिंग का वो नेग्लेजिबल होगा। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि हमारा जो लीकेज फ्लक्स है और जो लीकेज इंडक्टेंस है वो क्या होता है, जीरो होता है। एंड थर्ड पॉइंट हमारा इसका ये कहता है कि इसके जो लॉसेज होते हैं, यानी कि अगर बात कर ले ओहमिक लॉसेज को, यानी कि कॉपर लॉसेज की बात कर लें या कोर लॉसेस की बात कर लें, वो क्या होता है, हमारा जीरो होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो भी नेग्लेजिबल होता है, और इसकी इफिशियंसी क्या होती है, 100% होती है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी आज तक ऐसा मशीन नहीं बना जिसकी की इफिशियंसी 100% हो। उसकी इफिशियंसी 99% हो सकता है, लेकिन कभी भी 100% नहीं हो सकता है। यानी कि हमारा जो मशीन आज तक जो भी है वो हमेशा क्या करेगा कि हमें कभी भी 100% इफिशियंसी नहीं देगा। 100% इफिशियंसी का मतलब ये है कि अगर हम इनपुट में 100 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो आउटपुट भी हमें 100 ही मिलना चाहिए, यानी कि इनपुट के जैसा आउटपुट मिलना चाहिए, यानी कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना हमें आउटपुट मिलना चाहिए। उसका मतलब होता है 100% इफिशियंसी। यानी कि अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो ट्रांसफार्मर है उसमें कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं, ओहमिक लॉसेज होते हैं, कोर लॉसेज होते हैं, ठीक है, एडी करंट लॉसेज होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेज होते हैं, स्ट्रे लॉसेज होते हैं। ये सब लॉसेज पाए जाते हैं जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं, जो ट्रांसफार्मर को हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर कहता है कि उसके पास कोई भी लॉसेज नहीं होता है, उसके पास कोई लॉसेज नहीं होता है, ना ही तो आयरन लॉसेज, ना ही तो कोर लॉसेज, ना ही तो कॉपर लॉसेज, ना ही तो हमारा एडी करंट लॉसेज, ना हिस्टैरिसीस लॉसेज, ना ही तो हमारा स्ट्रे लॉसेज, कोई भी लॉसेज इसके पास नहीं होता। यानी कि इसकी इफिशियंसी 100% हो गई। यानी कि आपको यहीं से साफ पता चलेगा कि आइडियल ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी ट्रांसफार्मर है, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, कभी भी प्रैक्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि हाँ, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट पे आपको डिस्कस किया था कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, प्राइमरी और सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है, वो इसमें नेग्लिजिबल होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं तो वाइंडिंग में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉपर यूज किया गया है और कॉपर में रेजिस्टेंस होता है। लेकिन ये कहता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन आपको यहाँ भी साफ हो गया कि आइडियल ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी ट्रांसफार्मर हो सकता है, कभी भी प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर नहीं हो सकता, इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं कर
सकते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि लीकेज फ्लक्स एंड जो हमारा लीकेज इंडक्टेंस है वो जीरो होता है, लेकिन कभी भी हमारा एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कभी भी लीकेज फ्लक्स और लीकेज इंडक्टेंस जीरो नहीं होता है। यानी कि अगर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ट्रांसफार्मर इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो कैसा ट्रांसफार्मर कहलाएगा, आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाएगा। और अगर कोई भी ट्रांसफार्मर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो कहलाएगा हमारा एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, जिसको कि हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग यूज करते हैं वो एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है, कभी भी आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्लीज एक्सप्लेन करें, तो आप सीधा सा उसका आंसर दे सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर सिर्फ एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी ट्रांसफार्मर है, जिसको सिर्फ और सिर्फ इमेजिन किया जाता है, क्योंकि वो कहता है कि उसके पास ना ही तो कोई लॉसेज नहीं होती है। जैसे कि हम लोग इनपुट पे पावर सप्लाई करेंगे वैसे ही हमारा आउटपुट पे मिलेगा, मतलब कि बीच में कोई लॉसेज नहीं होती है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी 100% होती है, इसलिए इसे आइडियल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं इसके टर्न रेशियो के बारे में बात करूंगा, और मैं क्या करूं इस डायग्राम के थ्रू में भी थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ये एक ट्रांसफार्मर है। अभी ये कंडीशन बताया नहीं गया है कि ये आइडियल है कि प्रैक्टिकल है, लेकिन इस ट्रांसफार्मर के थ्रू समझेंगे कि आइडियल में क्या क्या फर्क होता है और प्रैक्टिकल में हमारा क्या क्या फर्क होता है। जैसा कि आइडियल बोलता था कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, यानी कि इस वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, नेग्लेजिबल है। नेग्लेजिबल इन द सेंस ये है कि हम लोग यहाँ पर V1 होगा, जितना हमारा V1 होगा उतना हमारा E1 होगा, यानी कि जितना वोल्टेज हम लोग यहाँ पर इनपुट के प्राइमरी पे सप्लाई करेंगे उतना हमारा E1 वोल्टेज हमारा मिलेगा, E1 मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा कहता था ये कि सेकेंडरी का भी जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा। जब इसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल हुआ तो हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ E2 जो होगा वही हमारा वोल्टेज V2 होगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हम लोग क्या जानते थे कि हम लोग जितना वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई करते थे तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यानी कि वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होती थी, तो वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ लॉसेज होती थी और E1 और V1 में डिफरेंस होता था। लेकिन यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, जितना V1 है उतना ही हमारा E1 है, और जितना इंड्यूस्ड E2 वोल्टेज EMF है उतना ही हमारा आउटपुट वोल्टेज V2 है, और लोड के अक्रॉस में भी जो हमारा वोल्टेज मिलेगा वो V2 E2 के इक्वल मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्लक्स का डायरेक्शन है ये तो सेम है, हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन फाई का डायरेक्शन एक है। ठीक है, यहाँ पर करंट है, करंट I2 शो किया गया और यहाँ पर करंट I1 शो किया गया है। अगर मैं बात करता हूँ टर्न रेशियो के बारे में कि हमारा टर्न रेशियो क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि T1/T2 इज इक्वल टू E1/E2 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू I2/I1। ये एक टर्न रेशियो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर की केस में जाने हैं। तो अगर टर्न रेशियो की अगर बात करें, अगर मैं इसको और इसको इक्विलेट करता हूं तो हमारा ये वाला इक्वेशन बनता है। उसके बाद अगर मैं इसको और इसको इक्विलेट करूं तो हमारा ये वाला कंडीशन बनता है, और अगर मैं इसको और इसको इक्विलेट करता हूं तो हमारा ये वाला कंडीशन बनता है। जैसे कि अगर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा अगर जैसे कि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा जो ये सेकंड वाला इक्वेशन है ना, ये सेकंड वाला इक्वेशन क्या कर रहा है, जो हमारा पावर है, सॉरी फ्रेंड्स फॉर डिस्टर्बेंस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है वो ये कह रहा है, अगर आप गौर कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि हमारा जो यहाँ पर E1I1 इज इक्वल टू E2I2, मतलब कि हमारा जो अपेरेंट पावर है वोल्ट एम्पेयर, यानी कि अपेरेंट पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट एम्पेयर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं E वोल्ट और यहाँ पर एम्पेयर, यानी कि जो एम्पेयरेंट पावर है इनपुट पे, यानी कि इनपुट पे जो हमारा वोल्ट एम्पेयर होगा वो हमारा आउटपुट पे वोल्ट एम्पेयर के इक्वल होगा। आप यहां से इस इक्वेशन के थ्रू आप लोग देख सकते हैं, मतलब कि जो सप्लाई हम लोग इनपुट पे देंगे वही सप्लाई, यानी कि आउटपुट हमारा इनपुट के इक्वल होगा। अगर मैं बात कर लूं एक इक्वेशन के फॉर्म में तो हमारा जो इनपुट होगा वो आउटपुट के इक्वल होता है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी ऐसा मशीन नहीं जो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट हो। तो हमारा जो यहाँ पर आपको एक बार और क्लियर हो गया कि हमारा जो आइडियल ट्रांसफार्मर है वो कभी भी प्रैक्टिकली यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये 100% इफिशिएंसी है, और ऐसा कोई मशीन नहीं, ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं जिसकी की इफिशिएंसी 100% हो। वो कुछ ना कुछ लॉसेस होती हैं और उसकी इफिशिएंसी 100 से कम ही होता है। यानी कि यहाँ पर भी हमारा देख सकते हैं आप, यानी कि इनपुट अपेरेंट पावर इक्वल टू आउटपुट अपेरेंट पावर है। तो ये हमारा था टर्न रेशियो और ये था हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
थैंक यू सो